जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 30 दिन में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों जैसा कि ये हमारी दूसरी क्लास है, आज दूसरा दिन है। पहली क्लास हमने कर ली थी जिसमें हमने हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित देखा था। उसी यूनिट का अभी थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डे 2 है। डे 3 में हम दूसरी यूनिट लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पे आपको यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड 30 दिन की तैयारी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप वहां जाके उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है, 12, 13 और 14 इन 3 डेट में एक दिन हमारा एग्ज़ाम होगा, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो दोस्तों उस हिसाब से हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ क्या है। जैसा कि विद्वान है सुनीति कुमार चटर्जी, इनके अनुसार खड़ी बोली का जो अर्थ है वो है सीधी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर बात की जाए तो कर्कश। गिल क्राइस्ट के अनुसार बात की जाए तो गमारू भाषा है। किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार अगर बात की जाए तो खड़ी पाई से संबंधित उन्होंने बताया है। और अन्य भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार अगर बात की जाए तो खरी या शुद्ध, ये होता है खड़ी बोली का अर्थ। अब हिंदी राजभाषा के संबंध में महत्वपूर्ण कथन है। देखिए इससे एक प्रश्न तो कम से कम बनता है, ठीक है। हिंदी राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जो कथन है वो यहाँ पे एक बार चर्चा का विषय है, चर्चा कर लेते हैं उस पर कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। ये कथन है, महत्वपूर्ण कथन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखे मरने वालों, निरक्षरों, दलितों और अंत्यजों का हो और उन सबके लिए होने वाला हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। ये कथन भी महात्मा गांधी जी का है। फिर है कि मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा मतलब हिंदी समझने और बोलने लग जाएं। ये कथन है महर्षि दयानंद सरस्वती का। फिर है कि हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। ये केशव चंद्र सेन है ब्रह्म समाज के, उन्होंने ऐसा कहा है। और भी कथन है तो यहाँ पे है कि अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। हिंदी को अगर भारत की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो देश में एकता स्थापित करने का काम सहज और शीघ्र संपन्न हो सकता है। ये कथन है केशव चंद्र सेन का, ब्रह्म समाज के हैं ये। इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है, ये राजा राम मोहन राय का कथन है। अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में जानकर हम प्रांतीय भेदभाव नष्ट कर सकते हैं। ये कथन है महायोगी अरविंद का। इसके बाद है कि हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जाए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। तो दोस्तों जैसा कि अगर बात की जाए तो हिंदी हमारे संपूर्ण भारत में बोली जाती है। अगर कुछ साउथ के स्टेटों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है जैसे तमिल हो गए और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं वहाँ की लोकल हैं तो वहाँ हिंदी नहीं चलती है। बाकी अगर अदर जगह देखी जाए तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। हालांकि उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो लोग आपस में बात करते हैं, पर अगर बाहर के लोग आते हैं तो उनसे वो हिंदी में संवाद कर सकते हैं। फिर है कि संविधान के बारे में एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा संविधान में हिंदी के बारे में या राष्ट्रभाषा राज्यभाषा के बारे में बताया गया है। तो संविधान में कुल भाषाएं कितनी हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। कब थी? संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भारतीय भाषाएं थी, हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। फिर है कि संविधान के 21वें संशोधन जो कि 1967 के अंतर्गत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
फिर संविधान का 71वां संशोधन अधिनियम हुआ 1992 में। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। देखिए 21वें संशोधन में किसे जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। और 71वें संशोधन में किसको जोड़ा गया था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये इस टाइप का प्रश्न पूछता है कि संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है। फिर संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है, जो संख्या में 22 हैं। तो अभी कितनी है? 22। असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिशा, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ठीक है। तो इतनी भाषाएं हैं किसमें? क्या कहते हैं, 8वीं अनुसूची में। तो देखिए ये जितनी भाषाएं यहाँ पे दी हुई हैं। अब इन भाषाओं से अलग एक प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जितनी शामिल है उसके अलावा जो भी भाषा आएगी वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगी। इसमें से एक प्रश्न कम से कम पूछता ही पूछता है। ठीक है। संविधान में वर्णित भाषाओं से संबंधित 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के अंतर्गत समाहित है। यह मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के भाग 17 को। ठीक है, जिसका शीर्षक है राजभाषा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120(1) और 210 जिसमें संसद एवं विधान मंडलों के भाषा संबंधी विवरण भी दिए हुए हैं। डिटेल्ड वाली क्लास में हमने दोस्तों इन सारी चीज़ों को डिटेल्ड में पढ़ा था, पर अभी हमें 30 दिनों में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो हम 30 दिनों के हिसाब से ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिससे हमारे रिवीजन भी हो सके और लास्ट टाइम में तैयारी भी हो सके। देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं से 8वीं शती के बीच इनका समय था कि एक शिलालेख में हुआ है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ या किसने किया। तो गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ था। मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले यूरोप में बने थे। चाइना विल्किंस 1667 ईस्वी देवनागरी में प्रकाशित होने वाली प्रथम पुस्तक है। चार्ल्स विल्किंस और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। चार्ल्स विल्किंस को और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। देवनागरी लिपि के संबंध में महत्वपूर्ण कथन है कि संसार में यदि कोई सर्वांग पूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं। ये कथन है सर आइजैक पिटमैन। नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई नहीं। ये कथन है आचार्य विनोबा का। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। ये राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वो सारी चीज़ें पढ़ ली जो हमें हिंदी भाषा से संबंधित, हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित पढ़नी चाहिए थी। अब हम अगली यूनिट लेकर आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली यूनिट में अगले टॉपिक के साथ, और डे 3 होगा हमारा। तो डे 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। 30 दिन में यूजीसी नेट की तैयारी प्लेलिस्ट है, उस पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो और इस टॉपिक को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।